देखिए, अपन चैप्टर 1 पढ़ रहे थे भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो इससे पिछले वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन और कुपोषण के बारे में बताया है। और कुपोषण के अंदर अपन ने क्या किया है कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग पढ़ लिए हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग पढ़े हैं और खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग पढ़ लिए हैं। अब आज अपन क्या करने वाले हैं कि चैप्टर 2 है, इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर अपन क्या है कि मानव स्वास्थ्य के अंदर पढ़ने वाले हैं। जो मानव स्वास्थ्य है उस बिंदु के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, मानव स्वास्थ्य के अंदर वो बातें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कि भोजन से संबंधित होती है, यानी कि भोजन से संबंधित आदतों के कारण शरीर के अंदर कोई रोग पैदा होता है तो उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो उसमें एक बिंदु तो अपन लेंगे जल का, ठीक है, दूसरा बिंदु अपन लेंगे मोटापे का और तीसरा बिंदु अपन लेंगे रक्तचाप का, जिसके अंदर दो प्रकार के रक्तचाप अपन पढ़ेंगे। एक तो उच्च रक्तचाप होता है और एक निम्न रक्तचाप होता है। तो इस वीडियो के अंदर आप जल के बारे में पढ़ने वाले हो, मोटापे के बारे में पढ़ने वाले हो और इसके अलावा जो रक्तचाप है उसके बारे में पढ़ने वाले हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अपन क्या पढ़ रहे हैं, मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं और इस बिंदु के अंदर अपने को 3 बिंदु पढ़ने हैं, जल के बारे में, मोटापे के बारे में और उच्च रक्तचाप के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जल से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की। तो देखिए, जल से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण बातें, देखो अपन यहाँ पर जल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के रोग ऐसे हैं जो जल की कमी के कारण होता है। यदि व्यक्ति ठीक प्रकार से जल का सेवन करता है तो उसके शरीर के अंदर बीमारियां होने की संभावना बहुत कम रहती है। पानी जो होता है दुनिया का सबसे पुराना डॉक्टर माना जाता है, यानी कि कई सारी बीमारियां ऐसी है जिनका इलाज क्या है, केवल पानी पी करके किया जा सकता है। तो ये जो जल है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन देख रहे हैं। तो देखो, जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज है जो पदार्थ की तीनों अवस्था यानी कि ठोस, द्रव और गैस के रूप में एक साथ प्राकृतिक तौर पर पाई जाती है। देखो, प्राकृतिक तौर पर पाए जाने का मतलब यह है कि प्रकृति के अंदर जल ठोस अवस्था में भी आपको दिख जाएगा, द्रव अवस्था में भी आप दिख जाएगा आपको और गैस अवस्था के अंदर भी आपको मिल जाएगा। जैसे अपन हिमालय पर चले तो वहां पर जो जल होता है बर्फ के रूप में जमा हुआ है, प्राकृतिक रूप से बर्फ में आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। आप नदियों के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको प्राकृतिक रूप से ये जो पदार्थ है किस रूप में मिल जाएगा, द्रव अवस्था या तरल अवस्था मिल जाएगा। और यदि अपन पानी के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस क्रिया का अध्ययन करें तो वहां पर पानी जो होता है वाष्प बन करके उड़ता भी रहता है, यानी कि वहां पर आपको पानी किस रूप में मिल जाएगा, जलवाष्प या गैस के रूप में मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्राकृतिक रूप से ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। प्रकृति में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो प्राकृतिक रूप से तीनों अवस्थाओं में ही पाया जाता है। कुछ केवल ठोस में मिलेंगे, कुछ द्रव में मिलेंगे और कुछ गैस में मिलेंगे। तो कुछ ठोस और द्रव में मिल जाएंगे, गैस नहीं पाई जाएगी उनके अंदर। कुछ द्रव और गैस में मिल जाएंगे तो ठोस नहीं पाई जाएगी उनके अंदर। कोई ठोस और गैस में मिल जाएगा तो द्रव अवस्था उनके अंदर नहीं पाई जाएगी प्राकृतिक रूप से। लेकिन जल एक ऐसी चीज है जो प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में क्या होता, पाया जाता है। दूसरी बात देखो कि डॉक्टर एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीने का मशवरा या सलाह देता है। डॉक्टर जो होता है वो ये सलाह देता है भाई एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो उसके शरीर के अंदर बीमारियां होने की संभावना क्या होती, बहुत कम होती है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, यदि हम शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं तो ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि शारीरिक श्रम करते हैं तो शरीर से पसीना बाहर निकलता तो उसके अंदर जल की हानि हो जाती है। तो यदि अपन शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। अब आगे देखो, प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर क्या हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। तो
तो प्रत्येक दिन यदि अपन 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं तो शरीर के अंदर जितने भी जहरीले पदार्थ हैं वो पानी के साथ घुल करके पेशाब के द्वारा या पसीने के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर जो होता है वो कैसा हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। तो देखो मेरी बात सुनना, एक तो आपको क्या है कि ये पॉइंट याद रखना है भाई, जल एक ऐसी वस्तु है जो कि तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। और दूसरी चीज ये प्रश्न आ सकता है कि भाई डॉक्टर एक दिन में कितने गिलास पानी पीने की सलाह या मशवरा देता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8 गिलास। ठीक है, अब इसके बाद में यहां से अपन जो चौथे बिंदु से बातें पढ़ रहे हैं वो क्या है कि प्रचुर मात्रा में जल पीने के लाभ है। क्या है? प्रचुर मात्रा में जल पीने के लाभ है। तो प्रचुर मात्रा में जल पीने के जो लाभ है उनमें से आपको 6 लाभ याद करने हैं कम से कम। देखो यहां 4 से लेकर के कितने हैं, 12 है, तो 8 लाभ है ये। तो इनमें से कोई से भी 6 आपको याद करने हैं, तो एक एक को देख लेते हैं अपन। चौथा अपने समझ में आ गया कि प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर क्या हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। इसके बाद में 5वां देखो, सही मात्रा में पानी पीने से शरीर का उपापचय सही तरीके से काम करता है। यदि अपन सही मात्रा में पानी पीते हैं तो शरीर के अंदर चलने वाली जो क्रियाएं हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं हैं या उपापचय हैं, वो सही तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। छठा देखो, शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है, थकान का एहसास नहीं होता है। तो देखो एक तो होती है सुस्ती का मतलब तो है कि व्यक्ति आलसी का जैसा हो गया है, और एक होती है चुस्ती का मतलब है कि जो व्यक्ति है वो कैसा है, एक्टिव है, यानी कि उसका जो शरीर है एक्टिव है, कोई भी काम करने के लिए वो जाएगा तो तुरंत उस काम को क्या कर देगा, निपटा लेगा। तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर के अंदर चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है और थकान का एहसास नहीं होता है। 7वां देखो, पानी से शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियां होने का खतरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पानी से शरीर के अंदर रेशों की मात्रा बनी रहती है। कैसे बनी रहती है, मैंने आपको बताया था कि हमारे भोजन के अंदर एक घटक होता है रेशा या फाइबर। ठीक है, तो वो रेशा या फाइबर जब भी काम कर पाएगा ढंग से जब उसको अवशोषित करने के लिए जल मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि भोजन के अंदर जो भी रेशे के रूप में भोजन ग्रहण किया गया है वो जब जल अवशोषित कर ले तो वो जल अवशोषित करके मोटा हो जाता है, मुलायम हो जाता, चिकना हो जाता, तो अपचित भोजन को बाहर निकालने के लिए या मल को बाहर निकालने के लिए वो मदद करता है। और जब ऐसा ठीक मात्रा में हो रहा है तो शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियों का खतरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर के अंदर अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। किसी के भी अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होगी यदि वो ठीक प्रकार से पानी का सेवन करता है। तो उचित मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका कम हो जाती है। देखिए एलर्जी का मतलब है कि कोई पर्यावरणीय कारक है उसके संपर्क में जब शरीर आता है तो उसके प्रति वो बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाता है, उसके प्रति प्रतिक्रिया करने लग जाता है। जैसे कुछ व्यक्तियों में ऐसा होता है कि जब वो धूल मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो वो नासा मार्ग के द्वारा जब धूल मिट्टी उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो हमारी जो नासा गुहा है इसके अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां होती है, तो वो श्लेष्मा ग्रंथियां क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा सक्रिय होकर बहुत ज्यादा मात्रा में श्लेष्मा का स्त्रवण कर देती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई आने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि धूल मिट्टी के जो कण है उसके प्रति उस व्यक्ति विशेष का जो शरीर है बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दिखाने लग जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा मात्रा में वो श्लेष्मा स्त्रवण करने लग जाता है, जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। तो इस तरीके से यदि इस क्रिया की बात करें तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, एलर्जी कहलाएगी, कि कोई पर्यावरणीय विशेष कारक है उसके प्रति शरीर जो है बहुत ही ज्यादा क्या हो जाए, प्रतिक्रिया करने लग जाए, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, एलर्जी कहलाएगी। तो यदि व्यक्ति उचित मात्रा में पानी पीता है, पानी का सेवन करता है, तो एलर्जी होने की आशंका क्या हो जाती, कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखो उचित मात्रा में पानी पीने से फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा आदि की और आंत की बीमारियां आदि नहीं होती है। तो यदि व्यक्ति उचित मात्रा में पानी का सेवन करेगा तो फेफड़ों में संक्रमण नहीं होगा, अस्थमा भी नहीं होगा और आंतों की बीमारियां भी नहीं होती है। ठीक है,
11वां देखो, नियमित भरपूर पानी पीने से शरीर में पथरी होने का खतरा भी नहीं रहता है। वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर पथरी बन जाती है यदि व्यक्ति क्या है ठीक प्रकार से पानी का सेवन नहीं करोगे, तो जो वृक्क है उसके अंदर क्या बन जाती है, पथरी बन जाती है। लेकिन यदि व्यक्ति ठीक प्रकार से पानी का सेवन करता है तो पथरी होने का खतरा नहीं रहता है। और 12वां क्या है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने वाले को सर्दी जुकाम जैसे रोग भी नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से ये जल से संबंधित 12 बातें हैं, जिनमें से आपको 2 बातें तो ये याद रखनी है कि जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज है जो पदार्थ की तीनों अवस्था ठोस, द्रव और गैस में प्राकृतिक रूप से एक साथ क्या होती है, पाई जाती है। और दूसरा आपको पॉइंट ये याद रखना है कि डॉक्टर एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीने का मशवरा या सलाह देता है। इसके बाद में यहां से अपन चौथे पॉइंट से जो देख रहे तो वो क्या था, प्रचुर मात्रा में जल पीने के लाभ थे। तो ये 8 पॉइंट है, 8 में से आपको कोई से भी 6 पॉइंट याद रखने हैं कि ज्यादा मात्रा में जल पीने से, प्रचुर मात्रा में जल पीने से हमें कौन कौन सी बीमारी से बचाव मिल जाता है या क्या क्या लाभ है, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ ले कि जल से संबंधित कोई 6 महत्वपूर्ण बातें लिखिए, तो आप 6 महत्वपूर्ण बातों में 2 बातें तो ये याद कर ही लोगे, 6 इधर से तो 8 हो जाएगी, तो 6 कोई सी भी आप लिख सकते हो। लेकिन जब प्रश्न आ जाए भाई जल का प्रचुर मात्रा में सेवन करने से क्या क्या लाभ है, तो इन पॉइंटों में से कोई 6 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। इन दोनों में से कोई छोटा प्रश्न आ सकता है, भाई डॉक्टर एक दिन में कम से कम कितने गिलास पानी पीने की सलाह देता है, तो अपन बता देंगे भाई 8 गिलास। कोई प्रश्न पूछ ले भाई एक ऐसी चीज का नाम बताइए जो प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में एक साथ पाई जाती है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप एक काम करें, वीडियो को पॉज करके इन बातों को नोट करें पहले। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं पीने योग्य पानी के जो गुण हैं उसके बारे में। देखो जो पीने योग्य जल होता है उसे अपन बोलते हैं पेयजल। तो पेयजल जो होता है उसके अंदर ये 4 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। देखो पहला क्या है, जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी जैसे कण उसके अंदर जो आंखों से दिख रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। और जो वनस्पति के कण होते हैं जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां हैं या छोटे मोटे और पेड़ पौधों के कोई अवशेष है, तो वो उसके अंदर हमें आंखों से नजर नहीं आने चाहिए। जल बिल्कुल आपको साफ नजर आना चाहिए। दूसरा देखो, जल में हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। कोई भी जल का अपन सेवन कर रहे हैं या कोई भी पदार्थ का अपन सेवन करते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव हमेशा मौजूद होते हैं। कुछ हानिकारक हो सकते हैं तो कुछ लाभदायक हो सकते हैं। तो जो जल का सेवन अपन कर रहे हैं उसके अंदर सूक्ष्म जीव तो होंगे, लेकिन वो सूक्ष्म जीव लाभदायक होने चाहिए, उसके अंदर हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। तीसरा बिंदु देखो, जल का जो पीएच है वो संतुलित होना चाहिए। देखिए शुद्ध जल में और पेयजल में अंतर होता है। शुद्ध जल का जो पीएच होता है ना वो 7 होता है। अब जो पेयजल होता है ना उसके अंदर क्या होता है कि जो शुद्ध जल है उसके साथ में कुछ खनिज लवण भी घुले हुए रहते हैं, जिसके कारण जो जल होता है वो मीठा होता है। तो संतुलित पीएच का मतलब यह है कि इसकी जो पीएच है ये शुद्ध जल के जो पीएच है इसके आसपास ही होनी चाहिए, या 7 से थोड़ा सा ऊपर या 7 से थोड़ा नीचे ही हो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाए या बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो पेयजल या पीने योग्य जल है उसके अंदर ये 4 गुण विद्यमान होने चाहिए। अब इसके बाद में देखो बात यह है कि यदि मान लीजिए जल के अंदर ये 4 गुण विद्यमान नहीं है, इनमें से कोई एक गुण या एक से अधिक गुण अनुपस्थित है, तो ऐसे जल को अपन क्या बोलेंगे, दूषित जल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दूषित जल। तो ये जो दूषित जल है इसके क्या प्रभाव है, हमारे शरीर के अंदर क्या दुष्प्रभाव होता है वो देखते हैं। तो पहला देखो, दूषित या गंदे जल के सेवन से शरीर में विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से हैजा, पेचिस आदि बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो देखो यहाँ पर बात क्या है कि यदि दूषित जल का अपन सेवन करते हैं तो उससे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि दूषित जल के सेवन से होने वाले कोई 2 रोगों के नाम बताइए। तो 2 रोग हो जाएंगे आपके, एक तो हैजा और दूसरा क्या हो जाएगा, पेचिस। एक तो हैजा और दूसरा क्या हो जाएगा, पेचिस। इसके बाद में आगे देखो, गंदे या दूषित जल से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां हो सकती है। तो संक्रामक बीमारियां जो भी होती है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है। तो यदि दूषित जल है तो सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा तो संक्रामक बीमारियां हो सकती है। तीसरा देखो, गंदे या दूषित जल के सेवन से
वायरल संक्रमण भी हो सकता है जिससे हेपेटाइटिस, फ्लू, पीलिया आदि बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो देखो इसमें प्रश्न ऐसे आ सकता है कि वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम बताइए, तो आप यहां पर बता सकते हैं हेपेटाइटिस, फ्लू, पीलिया आदि। या फिर आप ऐसे बता सकते हैं कि दूषित जल के सेवन से होने वाली वायरस जनित बीमारियों के नाम बताइए। तो क्या बताएंगे आप? हेपेटाइटिस, फ्लू, पीलिया आदि। अब एक विशेष रोग था जो दूषित जल के कारण राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा फैला था किसी समय, तो उस रोग के बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वो विशेष रोग है बाला या नारू रोग। तो देखो ये बाला या नारू रोग एक कृमि के द्वारा होता है, उस कृमि का नाम है ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। तो क्या होता है कि दूषित जल के द्वारा ये शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इसका जो अंडा होता है वो दूषित जल के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, और वहां पर क्या होता है, शरीर के अंदर जाने के बाद में वो अंडा फूटता है और उससे ये जीव बाहर निकलता है। अब ये मानव शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है, और प्राप्त करने के बाद में वहां पर क्या हो जाता है, वयस्क हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, नर भी होता है, मादा भी होता है। तो इसकी जो मादा होती है, जब अंडे देने होते हैं इसको, तो ये क्या होती है, मानव शरीर से वापस बाहर निकलती है। मानव शरीर से वापस क्या होती है, बाहर निकलती है। तो त्वचा को भेद करके ये क्या करती है, मानव शरीर से बाहर निकलती है। तो उससे त्वचा के अंदर सूजन हो सकती है और घाव भी हो सकता है। तो देखो क्या है यहां पर कि बाला या नारू रोग एक समय राजस्थान में गंभीर समस्या थी, और इसका रोगजनक क्या है, ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाला या नारू रोग का रोगजनक क्या है, तो आपका उत्तर होगा ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। ठीक है, अब इसकी जो मादा कृमि होती, अच्छा एक चीज देखो कि ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, इसमें ये पहला वंश का नाम है और दूसरा जाति का नाम है। जब आप इसको वैज्ञानिक नाम को लिखेंगे तो ये दोनों नामों को अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। ड्रैगन को अलग अंडरलाइन करो और मेडिनेंसिस को अलग अंडरलाइन करो। तो इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी या मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती है। तो देखो यहाँ एक शब्द आया परपोषी, तो दो शब्द अपने को समझना है, एक तो परजीवी और दूसरा परपोषी। परजीवी ऐसा जीव होता है जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर रह करके उससे अपना पोषण प्राप्त करे, या दूसरे जीव के शरीर के बाहर रह करके उससे अपना पोषण प्राप्त करे। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रह करके उसका शोषण करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो ये ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस मनुष्य के शरीर के अंदर रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करती है, इसलिए ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस क्या है, परजीवी है। और ये परजीवी जिस जीव के अंदर रह रहा है वो जीव कहलाता है परपोषी। तो मनुष्य ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस जीव के लिए क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परजीवी। तो यहाँ पर यही बात है कि जो इसकी मादा होती है वो परपोषी। परपोषी कौन है यहाँ पर, मनुष्य के शरीर के बाहर जाकर के क्या करती है, जल के अंदर अंडे देती है। तो वो जल के संपर्क में कैसे आएगा, जब रोगी मान लीजिए अपना घाव जाकर के पानी के अंदर धोता है या किसी बड़े जलाशय, तालाब या नदी के अंदर जाकर के नहाता है, तो ये जो कृमि होती है उस पानी के अंदर क्या कर देती है, अंडे दे देती है। अब जब कोई दूसरा व्यक्ति उसी जल का सेवन करेगा तो ये अंडे उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और उसको भी बाला या नारू रोग हो जाएगा। तो देखो अंडे से संदूषित जल के उपयोग से यह रोग दूसरे लोगों में भी क्या हो जाता, फैल जाता है। अब इस रोग को नष्ट करने के लिए, इस रोग की रोकथाम करने के लिए राजस्थान के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे अपन बोलते हैं नारू उन्मूलन कार्यक्रम। उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट करना। तो ये जो रोग है इसको नष्ट करने के लिए नारू उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया, और इस कार्यक्रम के प्रयास से क्या हुआ कि सन 2000 के बाद में राजस्थान में इस रोग का कोई भी नया रोगी नहीं मिला। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं भाई सन 2000 के अंदर ये रोग क्या हो गया, इस कार्यक्रम के प्रयासों से क्या हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन फिर भी इस रोग के दोबारा पनपने की संभावना है, या फिर कोई अन्य जो जल से होने वाला रोग है वो भी दूषित जल से हो सकता है। तो वर्तमान में क्या किया गया है, बाला या नारू रोग तथा अन्य जल जनित रोगों से बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। तो उपाय देखो क्या है, पानी को छानकर, उबालकर और ठंडा करके पीना चाहिए। पानी को क्या करनी चाहिए, छानकर, उबालकर और ठंडा करके पीना चाहिए। दूसरा देखो, नदी, तालाब आदि जलाशयों में नहाना, कपड़े धोना, मलत्याग आदि मना होना चाहिए। यानी कि जलाशय के अंदर नहाना भी नहीं चाहिए, कपड़े भी नहीं धोना चाहिए और मलत्याग भी नहीं करना चाहिए। कोई बड़ा जलाशय है
जैसे नदी है, तालाब है गांव के अंदर, तो उसके अंदर ये सारी क्रियाएं बंद होनी चाहिए। इसके अलावा जलाशय की समय समय पर सफाई होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप ये बातें नोट करें, इसके बाद में अपन मोटापे के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज करो, इन बातों को नोट करो। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं मोटापे की। तो देखिए मोटापा क्या होता है, जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाए कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव डालने लग जाती है, तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, मोटापा बोलते हैं। तो क्या बताया अपन ने, जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है, तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, मोटापा बोलते हैं। अब देखिए मोटापा को मापने के लिए एक इकाई काम में लेते हैं जिसे बोला जाता है शरीर भार सूचकांक, शॉर्ट में बोला जाता है BMI, और ये इसी का अंग्रेजी में नाम है बॉडी मास इंडेक्स। जैसे पूरा नाम आ जाए कि BMI का पूरा नाम बताइए तो आप बताएंगे बॉडी मास इंडेक्स या शरीर भार सूचकांक। तो ये मोटापा मापने की इकाई, और वास्तव में क्या होता है कि मानव भार और लंबाई का क्या होता है, अनुपात होता है। क्या होता है ये, मानव भार और लंबाई का अनुपात होता है। तो इसी के आधार पर अपन क्या करते हैं, मोटापे का निर्धारण करते हैं। तो देखो जब BMI का मान 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो तब मोटापा पूर्व स्थिति कहलाता है। यानी कि 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से थोड़ा सा ज्यादा मान हो तो वो तो क्या कहलाएगी, मोटापा पूर्व स्थिति कहलाएगी, मोटापा से पहले वाली स्थिति कहलाएगी। लेकिन जब BMI का मान 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाए तो वो स्थिति ही क्या कहलाएगी, मोटापा कहलाएगी। तो कोई आपसे पूछ ले कि मोटापे वाली स्थिति के अंदर BMI का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। और आपसे कोई पूछ ले भाई मोटापा पूर्व स्थिति में BMI का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो मोटापा है इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं हमारे शरीर के ऊपर, क्योंकि मोटापा क्या है, हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने वाला प्रभाव है एक प्रकार का। तो देखो इससे क्या होता है कि मोटापा संभावित आयु को घटा देता है, यानी कि व्यक्ति जितनी आयु जीने वाला था, यदि मोटापे का शिकार हो गया है व्यक्ति, तो उसकी जो आयु थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात देखो, मोटापा कई रोगों का कारण बनता है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह रोग और निद्राकालीन श्वास समस्या। तो देखो हृदय रोग कैसे होता है मोटापे से, देखो मोटापे के अंदर क्या होता है कि वसा का जमाव होता है हमारे शरीर के अंदर, और ये जो वसा होती है हमारी जो रक्तवाहिनियां उसके अंदर भी धीरे धीरे जमा होने लग जाती है, तो उससे जो रक्तवाहिनियों का आंतरिक व्यास है वो कम होने लग जाता है और रक्तदाब बढ़ जाता है। तो जब रक्तदाब बढ़ेगा तो हृदय जो है वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है और हृदय रोग हो जाता है। इसी तरीके से मधुमेह रोग भी हो सकता है और निद्राकालीन श्वास समस्या। इसमें क्या होता है कि जब मोटापे का शिकार व्यक्ति सोता है तो सोने पर क्या होता है कि उसकी जो श्वास नलियां हैं वो अवरुद्ध होने लग जाती है, और जब वो सांस लेता है तो घड़ घड़ की आवाज आती है, जिसे अपन साधारण भाषा में बोलते हैं खर्राटे लेना। तो वो मोटे व्यक्तियों में क्या होता है, वो खर्राटे लेने की आवाज आती है, क्योंकि जब इनके अंदर मोटापा वाली स्थिति होती है तो जो श्वास नलियां है रात को सोते समय अवरुद्ध हो जाती है, सिकुड़ जाती है और उस व्यक्ति को ढंग से सांस नहीं आ पाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं मोटापे के कारण। तो देखो मोटापा का कारण क्या है, शरीर का वजन बढ़ना पहला कारण है। शरीर का वजन किसी भी कारण से बढ़ सकता है, किसी भी कारण से शरीर का वजन बढ़ता है तो उससे क्या हो सकता है, मोटापा हो सकता है। दूसरा देखो ऊर्जा सेवन और ऊर्जा उपयोग के बीच असंतुलन के कारण। देखो ऊर्जा सेवन का मतलब है कि भरपेट भोजन कर लिया, खूब भोजन कर रहे हैं अपन, लेकिन जितना भोजन अपन कर रहे हैं उतना कार्य नहीं करते हैं, शारीरिक श्रम नहीं कर पाते हैं। तो जितनी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ग्रहण कर ली गई है उस सारी ऊर्जा को हमारा शरीर काम में नहीं लेता, और वो अतिरिक्त ऊर्जा क्या होती है, वसा के रूप में शरीर में जमती जाती है और व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। ठीक है, अधिक चर्बी या वसा युक्त भोजन करना, अधिक वसा वाला भोजन करेगा तो मोटापे का शिकार हो जाएगा। जैसे कोई बहुत ज्यादा तली हुई चीजें होते हैं रोजाना उसी का सेवन करता है या चिकनाई वाली चीजों का सेवन करता है तो वो मोटापे का शिकार हो सकता है। जंक फूड जैसे कि पिज्जा बर्गर आदि का सेवन करना, जितने भी जंक फूड होते हैं तो इनमें क्या होता है कि इनको बनाने के लिए तेल ही तेल का इस्तेमाल होता है,
वसा ही वसा का इस्तेमाल होता है, तो इनका यदि व्यक्ति उपयोग करता है तो मोटापे का शिकार हो सकता है। कम व्यायाम और स्थिर जीवन यापन। कम व्यायाम का मतलब तो आप समझ गए होंगे भाई, शरीर से कोई परिश्रम ही नहीं हो। और स्थिर जीवन यापन का मतलब है कि व्यक्ति ज्यादातर बैठे बैठे काम करता हो। जैसे कुछ लोगों का काम भी ऐसा ही होता है कि वो बैठे बैठे दिन भर काम करते हैं, शारीरिक श्रम कुछ करते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो दिन भर बैठे रहते हैं तो मोटापे का शिकार हो सकते हैं। छठा देखो, शारीरिक क्रियाओं का सही ढंग से नहीं होना। कुछ व्यक्तियों में क्या होता है कि शारीरिक क्रियाएं ढंग से होती ही नहीं है। जैसे व्यक्ति ने खूब भोजन कर लिया, काम भी वो अच्छे से कर रहा है, लेकिन उसकी शरीर की क्रियाएं यदि सही चल रही नहीं है तो वो शरीर क्या करता है, उसका जो भी वो भोजन ग्रहण कर रहा उसको वसा के अंदर बदल करके शरीर में संचित करता जाता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। और एक सातवां कारण, इसको इंपोर्टेंट भी लगा लेना, अवटु अल्प क्रियता या हाइपोथायराइडिज्म। तो देखो वास्तव में क्या होता है कि मैंने आपको एक बात, आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में। हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर एक थायराइड ग्रंथि होती है, और थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्त्रवण करती है, आपको बताई हुई है ये बात। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। अब यदि मान लीजिए थायराइड ग्रंथि अल्प क्रियाशील हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन ठीक प्रकार से नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो प्रोटीन है उसका उपापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, वो ठीक प्रकार से हमारे शरीर के काम में नहीं आ पाते हैं। तो अवटु अल्प क्रियता, अवटु थायराइड ग्रंथि का ही दूसरा नाम है। तो अवटु अल्प क्रियता का मतलब है थायराइड ग्रंथि का कम कार्य करना। तो जब थायराइड ग्रंथि कम कार्य करेगी तो उस स्थिति में भी व्यक्ति किसका शिकार हो सकता है, मोटापे का शिकार हो सकता है। तो इस तरीके से मोटापा जो है उसकी परिभाषा आ जाएगी, इसको मापने का जो इकाई है वो आ जाएगा, मोटापा पूर्व स्थिति में 25 वाला और मोटापे वाली स्थिति में 30 वाला। इसके हानिकारक प्रभाव आ गए और मोटापे के जो कारण है वो भी आ गए। तो इतनी बातों को नोट करें। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं रक्तचाप, तो इनको नोट करो, वीडियो को पॉज करके फिर अपन रक्तचाप के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं रक्तचाप या बीपी की। इसको रक्त दाब भी बोला जाता है। देखो होता क्या है कि हृदय के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं, ऊपर के 2 कोष्ठ होते हैं आलिंद और नीचे के 2 कोष्ठ होते हैं नीले। तो ये नीले क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो रक्तवाहिनियां होती है धमनी, उनके अंदर रक्त पंप करता है। वास्तव में क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्तवाहिनियां हैं उसमें एक प्रकार की तो होती है धमनी, एक होती है सिरा और एक होती है केशिकाएं। तो हमारे हृदय के अंदर जो नीले होते हैं वो धमनियों के अंदर रक्त को पंप करते हैं। तो जब रक्त को उन धमनियों के अंदर पंप किया जाता है तो वो रक्त क्या करता है, जो धमनियां होती है उसकी दीवार के ऊपर दाब लगाता है, और उसी दाब को अपन बोलते हैं रक्तचाप या रक्त दाब। तो देखो यहां पर अपन क्या बोलेंगे रक्तचाप के लिए, कि रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा रक्तवाहिनियों की दीवार पर डाले गए दाब को क्या बोला जाता है, रक्त दाब या रक्तचाप या बीपी बोला जाता है। तो रक्तवाहिनियों के अंदर जो रक्त बह रहा है वो रक्तवाहिनियों की दीवार पर जो दाब लगाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रक्त दाब या रक्तचाप बोलते हैं। अब देखिए रक्तचाप में सामान्यतः धमनी की दीवार पर लगने वाले दाब को मापा जाता है। मैंने आपको बताया भाई मुख्य रूप से 3 प्रकार की रक्तवाहिनी हमारे शरीर के अंदर होती है, धमनी, सिरा और केशिकाएं। तो इनके अंदर से केवल जो धमनी के ऊपर दाब लगता है उसी को अपन क्या करते हैं, रक्त दाब के अंदर मापते हैं। अब देखो रक्त दाब 2 प्रकार का होता है। देखिए हृदय के जो नीले होते हैं जब सिकुड़ते हैं तो उसे अपन बोलते हैं प्रकुंचन, ठीक है। तो एक तो उस प्रकुंचन के समय का दाब होता है, और हृदय के नीले जब शीतलित अवस्था में आता है, शीतलित अवस्था का मतलब जब वो ढीले पड़ जाते हैं, तो एक उस समय का दाब होता है जिसे अपन बोलते हैं अनुशीतलन दाब। तो देखो यहाँ पर नीलियों के प्रकुंचन के समय के दाब को क्या बोला जाता है, प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक चाप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रकुंचन चाप या सिस्टोलिक चाप बोला जाता है। और नीलियों के शीतलन के समय के दाब को क्या बोला जाता है, अनुशीतलन चाप या डायस्टोलिक चाप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुशीतलन चाप या डायस्टोलिक चाप।
तो प्रकुंचन के समय के चाप को तो क्या बोल दिया, प्रकुंचन चाप या सिस्टोलिक चाप बोल दिया, और शीतलन के समय के चाप को क्या बोल दिया, अनुशीतलन चाप या डायस्टोलिक चाप बोल दिया। अब देखो, कोई भी व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वो दो तरीके का होगा, एक तो होगा प्रकुंचन चाप और दूसरा होगा अनुशीतलन चाप। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले अपन प्रकुंचन चाप लिखते हैं या प्रकुंचन दाब लिखेंगे, उसके बाद में ओब्लिक का निशान लगाएंगे, और ओब्लिक का निशान लगाने के बाद में अपन क्या करते हैं, अनुशीतलन दाब लिखते हैं। और अनुशीतलन दाब लिखने के बाद में अपन उसके आगे लगाते हैं mmHg यानी कि मिलीमीटर पारा। mmHg का मतलब क्या है, मिलीमीटर पारा। mm मतलब मिलीमीटर, hg पारे का प्रतीक है यहाँ पर। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है 120/80 mmHg, इसका मतलब ये हुआ कि प्रकुंचन दाब तो कितना है 120 और अनुशीतलन दाब कितना 80, और आगे अपन ने क्या लगा दिया, mmHg। ठीक है। अब देखो, एक सामान्य व्यक्ति का जो सिस्टोलिक चाप होता है या रक्तचाप होता है वो पारे के 90 mm से 120 mm के बीच होता है। कितना होता है, 90 mm से 120 mm होता है। तो देखो, एक सामान्य व्यक्ति है यानी कि स्वस्थ व्यक्ति, तो उसके लिए सिस्टोलिक चाप यानी कि जो प्रकुंचन दाब होता है वो कितना होता, 80 mm से 120 mm, किसमें, पारे पर। ये पारा शब्द क्यों आता है यहाँ पर अभी आगे बात करेंगे अपन इसके बारे में। और जो डायोस्टोलिक चाप होता है उसका मान कितना होता पारे पर, 60 mm से 80 mm, यानी कि 60 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। अब सुनिए बात कि ये पारा शब्द यहाँ पर क्यों आया है वो बताते हैं आपको। देखिए, रक्तचाप मापने के लिए एक यंत्र काम में लिया जाता है जिसे बोला जाता है रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमेनोमीटर। रक्तचाप मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमेनोमीटर। तो ये जो यंत्र होता है इसके अंदर क्या होता है, पारा भरा होता है, और जब भी अपन रक्तचाप मापते हैं तो वो पारा ही ऊपर नीचे होता है, और उसके अंदर जो पारा ऊपर नीचे हो रहा है वहां पर एक पैमाना लगा होता है जो मिलीमीटर में लगा होता है। तो वो जो पारा होता है वो ऊपर नीचे चढ़ता है और वो पैमाना किस में होता है, मिलीमीटर में होता है। तो इसीलिए यहां पर ये बात आया है पारे के 90 mm से 120 mm, यानी कि पारा 90 मिलीमीटर चढ़ जाएगा या फिर 120 मिलीमीटर चढ़ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो, पारा 60 मिलीमीटर चढ़ जाएगा या 80 मिलीमीटर के बीच चढ़ जाएगा। तो एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक दाब तो कितना बताया, 90 mm से 120 mm के बीच का, और डायोस्टोलिक दाब कितना बताया, 60 mm से 80 mm के बीच का बता दिया। रक्तचाप मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जा रहा है उसको क्या नाम बता दिया अपन ने, रक्तचाप मापी या स्पाइग्नोमेनोमीटर। अब आगे देखो, सन 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचाप को घोड़ों में मापा था। ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है। तो सन 1733 के अंदर स्टीफन हेल्स नाम का वैज्ञानिक था और उन्होंने सबसे पहले रक्तचाप को मापा था। किसके अंदर मापा था, घोड़ों के अंदर मापा था। इसके बाद में दूसरी चीज देखो, सन 1983 के अंदर एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कापलन। 1983 के अंदर वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, कापलन था, और उसने सबसे पहले क्या किया था, ये जो रक्तचाप या रक्तदाब है उसको परिभाषित किया था। यानी कि सबसे पहले इसकी परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी, कापलन नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक है। अब देखिए, जो रक्तचाप है उससे संबंधित हमारे शरीर के अंदर क्या बीमारियां हो सकती है। देखिए, रक्तचाप तो व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी पैदा नहीं होगी, लेकिन रक्तचाप सामान्य से ज्यादा हो जाए या सामान्य से कम हो जाए तो उस स्थिति में हमारे शरीर के अंदर बीमारी पैदा हो जाएगी। तो देखो, रक्तचाप से संबंधित बीमारियां तो दो प्रकार की बीमारियां होती है। एक तो निम्न रक्तचाप, लो बीपी जिसको बोला जाता है, जिसमें रक्तचाप क्या होता है, सामान्य से कम हो जाता है, और दूसरा होता है उच्च रक्तचाप जिसे हाई बीपी बोला जाता है। तो इसमें रक्तचाप क्या होता है, सामान्य से अधिक हो जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर निम्न रक्तचाप की, लो बीपी की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि धमनियों के अंदर और नसों के अंदर जो रक्तचाप होता है वो सामान्य से कम होने के संकेत मिलेंगे, सामान्य से कम होने के लक्षण दिखाई देंगे। तो उस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, निम्न रक्तचाप बोलेंगे। तो देखो क्या बात है, वह रक्तदाब जिसमें धमनियों और नसों में
रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई दे, रक्त का प्रवाह कैसा हो जाए, कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई दे, तो उसे बोला जाता है निम्न रक्तचाप। देखो यहाँ पर नसों शब्द भी आया है, नस का मतलब रक्तवाहिनियों से है। तो देखिए रक्तवाहिनी आपकी 3 प्रकार की होती है, धमनी, सिरा और केशिकाएं। तो धमनियों के अंदर और नसें कोई भी मतलब कोई भी रक्तवाहिनी हो, उसके अंदर यदि रक्त प्रवाह कम होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, रक्तचाप बोला जाता है। अब जब निम्न रक्तचाप होगा तो क्या होगा कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वहां तक ठीक प्रकार से रक्त नहीं पहुंच पाएगा। तो रक्त जो होता है ऑक्सीजन का, पोषक पदार्थों का, इनका परिवहन करता है। तो सारे अंगों तक जो ऑक्सीजन है, पोषक पदार्थ, वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो मुख्य रूप से हमारा जो मस्तिष्क है, हृदय है, वृक्क है, उनको ठीक प्रकार से वो ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ नहीं मिल पाएंगे और वो स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, यानी कि उनके अंदर स्थायी रूप से कोई नुकसान हो सकता है। तो देखो क्या है, जब रक्त का प्रवाह काफी कम होता है तो मस्तिष्क, हृदय और वृक्क या गुर्दे जैसे अंगों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे ये अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते और स्थायी रूप से क्या हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो ये तो अपन ने बात करी है निम्न रक्तचाप की। इसमें क्या बताया हमने कि वह रक्तदाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं, उसे क्या बोला जाता है, निम्न रक्तचाप बोला जाता है। और निम्न रक्तचाप से क्या होगा, जब रक्त का प्रवाह काफी कम होता है तो मस्तिष्क, हृदय और वृक्क जैसे अंगों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे ये अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते और स्थायी रूप से क्या हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो रक्तचाप से संबंधित पहली बीमारी अपन ने पढ़ ली, निम्न रक्तचाप। इसके बाद में अपन दूसरी बीमारी पढ़ेंगे, उच्च रक्तचाप। तो पहले आप काम करो, वीडियो को पॉज करके ये जानकारी उतारो पहले कि रक्तचाप तो क्या होता है, सिस्टोलिक रक्तचाप क्या है, डायस्टोलिक रक्तचाप क्या है, लिखने का क्या तरीका है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है, सिस्टोलिक तो 90 से 120 और डायस्टोलिक 60 से 80। कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो स्पाइगलोमेनोमीटर। किसने सबसे पहले नापा, तो स्टीफन हेल्थ ने 1733 में घोड़ों के अंदर। परिभाषित किसने किया, तो कापलन ने किया। कब किया, 1983 में। तो ये बातें नोट करो, उसके बाद में अपन उच्च रक्तचाप के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं उच्च रक्तचाप की, जिसे क्या बोला जाता, हाई बीपी भी बोला जाता। तो इसमें क्या होगा कि रक्तदाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह अधिक होने के लक्षण दिखाई दे, अधिक होने के संकेत दिखाई दे, उसे क्या बोला जाएगा, उच्च रक्तचाप बोला जाएगा। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि जो रक्त का दाब है वो सामान्य से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो सीधी भाषा में अपन ऐसे बोलें कि वह रक्तचाप जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह अधिक होने के संकेत या लक्षण दिखाई देते हैं, उसे क्या बोला जाता, उच्च रक्तचाप बोला जाता है। अब देखो उच्च रक्तचाप से हमारे शरीर के अंदर नुकसान क्या हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हार्ट होता है, हृदय होता है, बहुत तेजी से धड़कता है और रक्तवाहिनियों के अंदर बहुत ज्यादा दाब से रक्त को प्रवाहित करता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि रक्तवाहिनियां फट जाती है और शरीर के अंदर आंतरिक रक्त स्त्रवण होने की संभावना रहती है, रक्त का थक्का जम जाता है, तो किसी विशेष जगह पर रक्त का ठीक प्रकार से प्रवाह होना रुक जाता है या बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो उच्च रक्तचाप है, इसके जो कारण है उसके अंदर क्या है कि कुछ तो भोजन संबंधित है, तो कुछ मानसिक भी है। जैसे देखो चिंता, क्रोध आदि के कारण, कोई व्यक्ति को चिंता है या बहुत ज्यादा गुस्सा करता, तो उसको ये हाई बीपी होने की संभावना रहती है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, आवश्यकता से ज्यादा भोजन खाए तब भी ये बीपी हो सकता है। मैदे से बने खाद्य पदार्थ, मसाले, तेल, घी आदि के सेवन से, तो कोई भी मसाले वाली सब्जी है, तेल वाली सब्जी है या घी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको भी क्या हो सकता है, बीपी हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है। चाय, सिगरेट आदि के सेवन से, देखो चाय जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है और वो पदार्थ क्या करता है कि जो हमारा हृदय है उसकी धड़कने की गति को बढ़ा देता है और उसके कारण क्या होगा,
कि हाई बीपी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जो सिगरेट है, सिगरेट का जो धुआं उसमें निकोटीन होता है और वो निकोटीन क्या करता है, हमारी जो रक्तवाहिनियां उसकी दीवार के अंदर जम करके रक्तवाहिनियों का जो व्यास है उसको कम कर देता है, जिसके कारण जो रक्त दाब है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चाय और सिगरेट दोनों के अंदर कुछ इस तरीके के पदार्थ है कि वो रक्त दाब को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। श्रमहीन जीवन या व्यायाम के अभाव से, कोई व्यक्ति बिल्कुल शरीर से मेहनत नहीं करता, व्यायाम भी नहीं करता, तो उसके कारण भी उसके अंदर क्या हो सकता है, ये हाई बीपी हो सकता है। तो ये उच्च रक्तचाप होने के कारण है, चिंता और क्रोध के कारण, आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, मैदे से बने खाद्य पदार्थ, मसाले, तेल की आदि के सेवन से, चाय सिगरेट आदि के सेवन से, श्रमहीन जीवन व व्यायाम के अभाव से। अब देखो जो उच्च रक्तचाप हो जाता है तो इसके निदान के लिए क्या करना चाहिए, तो देखो मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, जैसे ताजे फल। देखो हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम लगभग एक दूसरे के पूरक होते हैं। सोडियम तो क्या होता है, रक्तदाब को बढ़ाता है और पोटेशियम रक्तदाब को कम करता है। तो पोटेशियम युक्त भोजन का सेवन करें तो रक्तदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। डिब्बाबंद सामग्री का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, जैसे मार्केट के अंदर रसगुल्ले का डिब्बा आता है, तो इस तरीके की कोई भी सामग्री आती है जो डिब्बे में पैक होकर के आती है, तो बाजार की इस तरीके की सामग्री का उपयोग ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिसको क्या हो, हाई बीपी हो। भोजन में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा को संतुलित करना चाहिए, तो भोजन के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसकी मात्रा को भी संतुलित करके उसका उपयोग करना चाहिए। रेशे युक्त पदार्थ खूब खाना चाहिए। रेशे का मतलब जिसमें फाइबर हो, जैसे दलिया है, सलाद है, तो इस तरीके का भोजन करे यदि व्यक्ति, तो उसका जो हाई बीपी है वो कम हो सकता है। ठीक है, संतृप्त वसा जैसे कि मांस, वनस्पति घी की कम मात्रा का सेवन करना चाहिए। देखिए दो प्रकार की वसाएं होती है, एक तो संतृप्त वसा होती है और एक असंतृप्त वसा होती है। जो असंतृप्त वसा होती है वो तो अपने को वनस्पति से मिलती है, और जो संतृप्त वसा होती है वो अपने को किससे मिलती है, जंतुओं से मिलती है। तो ये जो संतृप्त वसा है जिसमें मांस और वनस्पति घी है, जो वनस्पति तेल होता है वो तो क्या है, असंतृप्त वसा होता है, लेकिन उसका हाइड्रोजनीकरण करके उसको वनस्पति घी में बदला जाता है, जो कैसा हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। तो ये जो संतृप्त वसा है ये जो बीपी होती है, हाई बीपी होती है, उसको बढ़ा देता है। तो इनका उपयोग क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। अब नियमित व्यायाम में भी ऐसी बात है कि खूब तेज लगातार 30 मिनट तक पैदल चलना सर्वोत्तम व्यायाम है। यदि व्यक्ति कोई सा भी व्यायाम नहीं करता है तो वो 30 मिनट तक लगातार बहुत तेज गति से पैदल चलता है, तो वो सर्वोत्तम व्यायाम है। उसके हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, सांस से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। ठीक है, योग ध्यान प्राणायाम रोज करना चाहिए। देखो योग और ध्यान करने वाला का जो मानसिक संतुलन है वो ठीक प्रकार से रहता है, उसमें चिंता और क्रोध जैसी संभावनाएं नहीं रहती है। प्राणायाम करता उसके साथ में भी ऐसा होता है, चिंता क्रोध की समस्याएं नहीं रहती है, वो चिंता क्रोध में डूबता ही नहीं है, और इसके अलावा उसका जो शरीर है वो भी ठीक प्रकार से कार्य करता। तो ये कार्य करेगा तो उसको हाई बीपी नहीं होगा। धूम्रपान और मदिरापान नहीं करना चाहिए। धूम्रपान का मतलब जैसे सिगरेट का धुआं है, बीड़ी का धुआं है वो, और मदिरापान का मतलब शराब का सेवन। तो धूम्रपान और मदिरापान भी नहीं करना चाहिए यदि हाई बीपी से दूर रहना है। तो देखो ये रक्तचाप निदान के क्या हो गए, उपाय हो गए। अब इसके बाद में अपन जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे उसके अंदर अपन नशीले पदार्थों की बात करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।